लतीफ़ घोंगी का सावधान हम ईमानदार है, इस कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यंग्यश्री, इनको व्यंग्यश्री कहा गया है। व्यंग्यश्री लतीफ़ घोंगी का जन्म 28 सितंबर 1935 में छत्तीसगढ़ अंचल महासमुंदर में हुआ था। समुद्र ऐसा शब्द है। आधुनिक हिंदी के व्यंग्यकारों में लतीफ़ घोंगी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके व्यंग्यों में समाज और व्यक्ति के जीवन के झूठ की तलाश कर उन्हें समाज के सामने रखने की तड़प दिखाई देती है। लतीफ़ घोंगी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, जिनके व्यंग्यों में आधुनिक समाज की तमाम विसंगतियाँ अनावृत हुई है। लतीफ़ घोंगी का कथन भी प्रभावी है। तो इस तरह से यहाँ पर लतीफ़ घोंगी जो है वे किस तरह से यहाँ पर समाज में जो विसंगतियाँ हैं उनको हमारे सामने रखते हैं। तो सावधान हम ईमानदार हैं, यह भी एक व्यंग्य इस तरह की कहानी है। इस कहानी में क्या कहा गया है, इसका व्यंग्य सार हम देखते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य में लतीफ़ घोंगी ने ईमानदार कहलाने वाले व्यक्ति पर इतना करारा व्यंग्य किया है कि मन में जैसे एक ईमानदार की समस्त छवियाँ साक्षात दर्शन हो रहा हो। यानी अपने आप को जो ईमानदार कहते हैं वह कितने बेईमान हैं, यह हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। व्यंग्य में ईमानदारी से गोली मारने, ईमानदारी से गला काटने और जिससे पैसा लिया, जिसका दारू पिया, जिसका मुर्गा खाया, ईमानदारी से उसे ही ओढ़ दिया आदि के बड़े बेबाक अंदाज में यूँ कहे तो ईमानदार बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जानते हैं हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं, एक तरह से चुनाव होते हैं, तो किस तरह से जो ईमानदार अपने आप को समझते तथाकथित जो लोग होते हैं वे किस तरह से लोगों वोटरों को लुभाने के लिए या अपनी जीत हासिल करने के लिए प्रतिपक्ष को मारने की, उन्हें पैसे देने की, रिश्वत देने की बात करते हैं। और कुछ वोटरों को दारू पीने के लिए पैसा देते हैं, मुर्गा खाने के लिए पैसा देते हैं। और वही जो लोग होते हैं वो किस तरह से ईमानदारी से अपने मतदार को वोट देते हैं। तो ये लोग कितने ईमानदार हैं, इस तरह के उदाहरण देकर उन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं उसको दिखाने का प्रयास किया है। व्यंग्यकार से दो ईमानदार आदमी मिल जाते हैं, दोनों ही अपने को श्रेष्ठ ईमानदार साबित करने वाली बातें करते हैं। व्यंग्यकार को लगता है कि दूसरा ईमानदार आदमी कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। वो उससे कहना चाहता है कि आप पीछे मत हटिए, ये तो ईमानदार की लड़ाई है। दूसरा ईमानदार देश में आ जाता है, कौन पीछे हट रहा है, पहले इसे बोल लेने दो। अपने संविधान में आपको बोलने का अधिकार है। यह अपनी बात पूरी कर लेगा तो मैं भी इसका जवाब दूंगा। इस तरह से व्यंग्य लेख में ईमानदारी की पहचान कराने वाले चारित्रिक गुणों को चुटकुले अंदाज में व्यक्त करने के लिए पेट में बल डाल देने का सफल प्रयास किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं उन्हें दो इस तरह के व्यक्ति मिले थे जो अपने आप को बहुत ही बड़े ईमानदार साबित कर रहे थे, और उन्हीं के जो चर्चा है वह हम प्रस्तुत पाठ में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर यानी दोनों इतने अपने आप को ईमानदार साबित करते हैं कि दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इसलिए इस तरह से हमारी कहानी का शीर्षक भी ऐसा ही है, सावधान हम ईमानदार है। और इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है लेखक का नाम लतीफ़ घोंगी। ठीक है, देखिए प्रस्तुत कहानी कैसी है। मैं सोचता था कि ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा इस युग में, लेकिन वे मिल ही गए। कहने लगे, मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी आपको इस देश में नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, देखिए सरल सरल है, जब भी कोई यहाँ पर गूढ़ अर्थ आएगा हम उसको क्लियर करेंगे। देखिए, मैं सोचता था कि ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा इस युग में, लेकिन वे मिल ही गए। कहने लगे, मुझसे बड़ा ईमानदार आदमी आपको इस देश में नहीं मिलेगा।
मैंने पूछा, क्या करते हैं आप? वह बोले, बस जी, ईमानदारी करते हैं। समझ लो कि हर काम में ईमानदारी से करना हमारा उद्देश्य है। किसी को गोली भी मारते हैं तो ईमानदारी से, ताकि उसे ऐसा न लगे कि हम उससे प्यार कर रहे हैं। और किसी का गला भी काटते हैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैंने कहा, यानी कि आप गला भी काटते हैं? वे मुस्कुराए। कहा, हाँ जी, ईमानदारी से गले को काटने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए ना, लोग ऊपर से बड़ी मोहब्बत जताते हैं और अंदर ही अंदर गला काटते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। चाहे वो व्यंग हो, लेकिन बड़ी बात है। देखिए, लोग ऊपर से बड़ी मोहब्बत जताते हैं और अंदर ही अंदर गला काटते हैं। हम वैसे नहीं हैं। गोली मारना है तो बस गोली मारना है, और गला काटना है तो बस गला काटना है। हम ये नहीं देखते कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप? उन्होंने मुझे घूर कर देखा। बोले, बहुत कुछ करते हैं जी। इस देश में सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ। इसके पहले कि मैं उनसे पूछता कि वे क्या क्या काम करते हैं, वे बोले, वोट देते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, जिससे पैसा लिया, जिसका दारू पिया, जिसका मुर्गा खाया, चुनाव से उसके चुनाव चिन्ह पर चिन्ह पर मोहर लगाते हैं जी। हमारी ईमानदारी का एक नमूना और देखिए। हम किसी का काम बगैर पैसे से नहीं करते। पहले पैसे गिनवा लेते हैं, फिर काम को हाथ लगाते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो सामने तो बिना पैसे लिए काम कर दे और उधर पीछे दरवाजे से 25,000 रुपये रखवा ले। यानी कि आपके कहने के अनुसार पिछले दरवाजे से पैसे लेना बेईमानी का काम है, और जो लोग इस तरह से पैसा लेते हैं वे बेईमान हैं। ओके, यहाँ पर लेखक बहुत बड़ी बात करते हैं कि ये लोग असल में ही बेईमानी ही करते हैं, लेकिन इस तरह से जताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े ईमानदार हैं। यानी देखिए, चुनाव में किस तरह से वह उम्मीदवार से पैसे ऐंठते हैं, उससे दारू पीते हैं या मुर्गा खाते हैं, और किस तरह से रिश्वत लेते हैं और फिर भी अपने आप को ईमानदार समझते हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे कहते हैं कि वे सामने से पैसे लेते हैं, ना कि पिछले दरवाजे से। ठीक है, अगले पेज पर हम जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा जी कि वे बेईमान हैं। वे भी ईमानदार है, तभी तो आज सरकार में ऊंचे पदों पर है, लेकिन उनकी ईमानदारी का तरीका अलग है। वे बेईमानी नहीं करते, लेकिन बेईमानी की रोटी ज़रूर खाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपने बच्चों को देहरादून के स्कूल में पढ़ाते हैं। बेईमानी के पैसों से अपनी बीवियों को विदेशों की सैर कराते हैं। वे थोड़ी देर रुके और फिर विस्तार से मुझे समझाते हुए बोले, अब देखिए जी, आपसे कह दिया कि वे आपका काम कर देंगे। आपको कह दिया कि वे आपको किसी ऊंची पोस्ट पर बिठा देंगे, लेकिन यह काम उनके हाथ में नहीं है। ऊपर वाले से कहना होगा। फिर आपसे कहेंगे कि ऊपर वाला 25,000 रुपया मांगता है, इसलिए वे दुखी हैं। आपसे यह भी कहेंगे कि ईमानदार आदमी होकर भी वे इस देश में बेईमानी के बीच में फंस गए हैं। उनके हाथ में होता तो वे बिना पैसे लिए आपका काम कर देते। अब यदि आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो उनसे कहिए कि वे चाहे जो काम करे, काम जमा दे। आप ऊपर वाले के नाम से 25,000 और ब्रीफकेस में ले जाकर उन्हें दे आइए। अब ऊपर वाला कौन है, यह तो केवल वही जानता है। ऊपर वाले ने कितने पैसे लिए, ये भी वह जानते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम नीचे वाले ज़रूर हैं, लेकिन ईमानदार हैं। समझे आप? देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात होती है। हमें भी इस तरह के जीवन में अनुभव आते हैं कि अगर हमें किसी से काम करवा लेना है तो वह कहता है कि उसके ऊपर या जिससे वह काम करवाना चाहता है वह भी पैसे मांगता है। तो इस तरह से अभी ये तो हम नहीं जानते कि उसके ऊपर वाला कौन है
या वह किससे काम करवाता है, या उसे कितने पैसे देता है, खुद कितने रख लेता है। और देखिए इसमें भी वह व्यक्ति कहता है कि वह ईमानदार है, क्योंकि वह शायद जो भी पैसे वह सामने वाले को दे देगा। इस तरह से यहाँ पर वह कितना ईमानदार है यह जताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगला परिचय देखिए। मैं आपसे बात कर ही रहा था कि एक दूसरे ईमानदार आ गए। बोले, भाई जी इससे बचना, यह साला एक नंबर का बेईमान है। सही ईमानदार तो मैं ही हूँ। मुझसे पूछो, कल साले ने एक मरीज को अस्पताल पहुँचाकर डॉक्टर से 5 रुपये कमीशन ले लिए। साला दिन भर दलाली करता है और अपने आप को बेईमान बताता है। बोलो भाई जी, क्या दलाली खाने वाला ईमानदार हो सकता है? तभी पहले ईमानदार ने कहा, अबे चुप साले, कमीशन खाते हैं तेरे बाप का कुछ नहीं खाते। देने वाला देता है और हम ईमानदारी से लेते हैं, तो तेरी छाती क्यों फटती है? बेटा पहले अपने मुंह पर लगी कालिक तो साफ करके आ। साले साहिबों को पैसा खिलाकर फौजदारी के मामले से छूट गया और यहाँ आकर ईमानदारी बता रहा है। जिस दिन पुलिस ने हेरा फेरी के जुर्म में गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था, उस दिन कहाँ गई थी ईमानदारी? तेरी ईमानदारी बोल, चुप क्यों है? दूसरे ईमानदार ने संतुलित होकर कहा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामलों का मेरी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है या संबंध नहीं है। इस देश में लोगों के व्यक्तिगत मामले और ईमानदारी के मामले अलग अलग होते हैं। सार्वजनिक रूप से मैं आज भी ईमानदार हूँ। कोई मेरी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हट इज माय पर्सनल मामला। बड़ा आया पर्सनल मामू इलावाला मामलाचा इमला वाला हो गया है। शर्म नहीं आती? दिन भर बड़े अफसरों के पीछे तुम हिलाता फिरता है और अपने को ईमानदार कहता है। देखिए ये एक दूसरे को किस तरह से ईमानदार होने का को साबित करने के लिए तुले हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर दूसरा कितना बेईमान है। वास्तव में ये दोनों बेईमान हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है ना, एक नंबर बेईमान और 2 नंबर ईमानदार, तो इस तरह से यहाँ पर वे आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा ईमानदार बोला, दुम हिलाने से ईमानदारी का कोई संबंध नहीं। ईमानदारी अपनी जगह है और दुम हिलाना अपनी जगह। दुम हिलाना जिसे हम चमचा भी कहते हैं ना, अफसर का चमचा। मैं तेरी तरह नहीं कि गुंडागर्दी करके ईमानदारी बना लूँ। अबे गुंडागर्दी करते हैं तो अपने दम पर और डंके की चोट पर करते हैं। ये भी हमारा पर्सनल मामला है, समझा? कोई हमारी ईमानदारी पर कुछ करेगा तो हम उसके जवाब काट देंगे। हाँ, मुझे लगा कि उसकी इस धमकी से दूसरे वाला आदमी कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। मैंने दूसरे ईमानदार से कहा, आप पीछे मत हटिए, ये तो ईमानदारी की लड़ाई है। ईमानदारी के मसले को लेकर पीछे हटना ठीक नहीं। दूसरा ईमानदार देश में आ गया, बोला, कौन पीछे हट रहा है? पहले इसे लेने दो। अपने संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। यह अपनी बात पूरी कर लेगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। पहला ईमानदार बोला, अबे तू क्या जवाब देगा? मार्केट में एक जैसे पैसे क्रेडिट नहीं है और कहता है जवाब दूंगा। अब पहले समाज में हमारी अपनी इज्जत तो बना, बाद में जवाब देना। जिसका उधार लिया उसी का पैसा डुबो दिया और अपने को ईमानदार कहता है। अबे ईमानदार बनने का इतना ही शौक है तो उधार क्यों लेता है दूसरों से? दूसरा ईमानदार अभी भी संतुलित था, बोला, उधार लेने का ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने विकास के लिए दूसरे देशों से उधार लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा देश बेईमान हो गया। उधार उसे ही मिलता है
जिसकी कोई हैसियत है, जिससे तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी को कौन देगा। ईमानदारी अपनी जगह है और उधार अपनी जगह। मैं तेरी तरह नहीं कि उसका किसी को अपना माल दिलवा दिया और बीच में कमीशन मार लिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। साले हर काम में कमीशन खाता है और अपने को ईमानदार बताता है। अपना ईमानदार का एक बार ठाका लगाकर बोला, अरे वाह, ईमानदारी का औलाद। आज मेहनत के आदमी को कमीशन कहता है। इस कमीशन के लिए कितना खतरा मोल लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जानता है। अपनी जान जोखिम में डाल कर दो पैसा कमाता है और उसे ही कमीशन कहता है। देश भर में कितने कमीशन एजेंट है, तो क्या वे सब बेईमान है? मेरा कमीशन खाना भी एक आर्ट है। मैं भी कहता हूँ कि कमीशन अपनी जगह है और ईमानदारी अपनी जगह। अब बोल बेटा। मुझे लगा कि ईमानदारी की बातें करते करते थक गया है। अब मुझे लग रहा है कि ईमानदार के मामले में वह अपने आदमी के सामने समर्पण कर देगा। मुझे से यदि कोई कहे कि दिन भर ईमानदारी की बातें करो, तो सच कहता हूँ मैं थक जाऊंगा। हाँ, इसके आगे हम देखिए। बड़ा आया पर्सनल मामू इला वाला। शर्म नहीं आती? दिन भर बड़े अफसरों के पीछे दुम हिलाता फिरता है और अपने को ईमानदार कहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक ईमानदार दूसरे ईमानदार से लड़ पड़ा है ईमानदारी के लिए। ठीक है, अगले पेज पर हम देखते हैं। दूसरा ईमानदार बोला, दुम हिलाने से ईमानदारी का कोई संबंध नहीं है। ईमानदारी अपनी जगह है और दुम अपनी जगह है। मैं तेरी तरह नहीं कि गुंडागर्दी करके ईमानदार बना रहूं। तो इस तरह से पहला जो है वह दूसरे को कह रहा है कि वह गुंडागर्दी करता है। अबे गुंडागिरी करते हैं तो अपने दम पर करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। ये भी हमारा पर्सनल मामला है, समझा। कोई हमारी ईमानदारी पर कुछ कहेगा तो हम उसकी ज़बान काट देंगे। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ईमानदारी चाहे वह कोई भी काम करे, कितना भी गलत काम क्यों ना करे, लेकिन ईमानदारी से करे, इसके लिए ये दोनों भी बिल्कुल अटल है, अडिग है और कह रहे हैं कि वह किस तरह से ईमानदार है। मुझे लगा कि उसकी इस धमकी से दूसरा वाला आदमी कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। मैंने दूसरे ईमानदार से कहा, आप पीछे मत हटिए, ये तो ईमानदारी की लड़ाई है और ईमानदारी के मसले को ही लेकर पीछे हटना ठीक नहीं है। दूसरा ईमानदार तेश में आ गया और बोला, कौन पीछे हट रहा है? पहले इसे बोल लेने दो। अपने संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। यह अपनी बात पूरी कर लेगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए, बोलने का एक तरह से कानून में, संविधान में सबको अधिकार दिया है। इसलिए ये जो ईमानदारी पर बहस कर रहे हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन बोल रहे हैं। पहला ईमानदार बोला, अबे तू क्या जवाब देगा? मार्केट में एक पैसे का क्रेडिट नहीं है और कहता है जवाब दूंगा। अबे पहले समाज में अपनी इज्जत तो बना, बाद में देना जवाब। जिसका उधार लिया उसी का पैसा डुबो दिया और अपने आप को ईमानदार कहता है। अबे ईमानदार बनने का इतना ही शौक था तो उधार क्यों लेता है दूसरों से? देखिए, ईमानदार बनने के लिए दूसरों से उधार नहीं लेना चाहिए। यह एक तरह से तरीका पहला ईमानदार देना चाहता है। देखिए, दूसरा ईमानदार अभी भी संतुलित था। बोला, उधार लेने से कोई ईमानदारी से कोई संबंध नहीं है। हम अपने विकास के लिए दूसरे देशों से उधार लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा देश बेईमान हो गया। उधार उससे ही मिलता है जिसकी हैसियत होती है। तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी को कौन देगा? ईमानदारी अपनी जगह है और उधार अपनी जगह पर है। मैं तेरी तरह नहीं कि किसी को माल दिलवा दिया और बीच में कमीशन मार लिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। सारे
हर काम में कमीशन खाता है और दूसरे को ईमानदार बताता है, अपने को ईमानदार बताता है। देखिए, आज अभी तक तो हमने यह देखा है कि पहला ईमानदार दूसरे ईमानदार से, यानी जितनी भी काले काम वे करते हैं, जितने भी बुरे काम करते हैं, और वह गिनाते जा रहे हैं कि किस तरह से इस काम में वह कमीशन खाते हैं, उस काम में वह किस तरह से डॉक्टर से पैसे लेते हैं, मरीज को अगर जब वह अस्पताल पहुंचाते हैं तो, या दलाली करते हैं, किस जितने भी बुरे काम हैं वह सभी काम ये दोनों अब तक गिनाते आए हैं, और किस तरह से एक दूसरे से हम कितने ईमानदार हैं यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे ही व्यंग्य कहा जाता है कि वास्तव में बुरे काम ही बेईमानी होता है, और उसमें भी वे कहते हैं कि अपने आप को कि वे ईमानदार है। जैसे मारकाट करना या चोरी करना, या किस तरह से चोरी से जो चुनाव है वह जिता कर देना, तो ये सभी बेईमानी के काम होते हुए भी वे किस तरह से अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला परिच्छेद हम देखते हैं। पहला ईमानदार इस बार ठहाका लगाकर हंसा, बोला, अरे वाह, ये ईमानदार की औलाद मेहनत की कमाई को कमीशन कहता है। इस कमीशन के लिए कितना खतरा मोल लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जानता है। अपनी जान जोखिम में डालकर 2 पैसा कमाते हैं और इसे तू कमीशन कहता है। देश में इतने कमीशन एजेंट है तो क्या वे सब बेईमान हो गए? बेटा, कमीशन खाना भी एक आर्ट है। अब मैं भी कहता हूँ कि कमीशन अपनी जगह है और ईमानदारी अपनी जगह है। अब बोल बेटा। देखिए, इस तरह से फिर भी यहाँ पर देखिए एक अलग सी बात वहाँ पर वे कह रहे हैं कि किसी काम में जब वो कमीशन मिलता है उसके लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये भी एक कला है। जिस तरह से यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कि आर्ट है, यह आर्ट सभी को नहीं जमता। तो यहाँ पर इसलिए ये जो पहला ईमानदारी का कहता है कि कमीशन लेना देना अपनी जगह है और ईमानदारी अपनी जगह है। मुझे लगा कि पहला ईमानदार ईमानदारी की बातें करते करते थक गया। मुझे लग रहा था कि ईमानदारी के मामले में वह पहले आदमी के सामने समर्पण कर देगा। मुझसे यदि कोई कहे कि दिन भर ईमानदारी की बातें करो, तो सच कहता हूँ कि अगले पेज पर देखिए, सच कहता हूँ कि मैं थक जाऊँगा। ईमानदारी चीज़ ही ऐसी है कि आदमी को बहुत जल्दी थका देती है। देखिए, यहाँ पर लेखक एक अलग सी बात हमारे सामने लाना चाहता है कि ये दोनों, जो पहला और दूसरा ईमानदार था, वह किस तरह से एक दूसरे से अपनी ईमानदारी साबित कर रहे थे। और लेखक का ऐसा मानना है कि जो पहला ईमानदार है वह अब थक चुका है अपनी बातों को रख के। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह से ईमानदारी की बातें वह स्वयं सुने या करे तो वह जल्दी ही थक जाएंगे। दूसरा ईमानदार बोला, ठीक है, शाम को मिलना, तब फुर्सत से बहस करेंगे ईमानदारी पर। तो लेखक तो थक चुके हैं और इसलिए यहाँ पर वह यह जो चर्चा है, यह जो बहस है, उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देना चाहते थे। पहले ईमानदार की छाती फूल गई, उसके चेहरे पर ईमानदारी की विजय थी। उसने मुझसे कहा, देखो साहब जी, मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि केवल मैं ही ईमानदार हूँ। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? मैंने कहा, मेरे विश्वास करने या न करने से क्या होगा? वह बोला, देखो साहब जी, हमारे लिए आप पब्लिक हो और अपना सिद्धांत है कि कितनी भी गुंडागर्दी करो, मारकाट करो, कमीशन खाओ, लेकिन पब्लिक को समझा दो कि हम ईमानदार हैं। हमने आपको समझा दिया या नहीं? अब बोलो, हम ईमानदार हैं या नहीं? मैंने कहा, लेकिन जिस तरह से आप दोनों ईमानदार लड़ रहे थे, मुझे लगा कि आप दोनों ही ईमानदार नहीं हो। वह फिर ठहाका लगाकर हंसा, बोला, साहब जी, ईमानदारी की लड़ाई ऐसी होती है, हर आदमी दूसरे को बेईमान सिद्ध करके ही अपनी ईमानदारी साबित करता है। वैसे वह आदमी ही ईमानदार था, लेकिन वह जब तक आपके सामने बेईमान सिद्ध नहीं कर देता, आप उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करते। मेरा जवाब सुनने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी बेईमान होते हैं वे केवल अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लगे रहते हैं।
और यहाँ पर देखिए दूसरों की बातों का उन पर असर भी नहीं होता जो स्वयं ईमानदार होते हैं। देखिए यहाँ पर अंत में लेखक कहना चाहते हैं, शाम को मैंने फिर दोनों को देसी दारू की दुकान पर देखा। दूसरा ईमानदार पहले को समझा रहा था। देखिए अब यहाँ पर उनकी असलियत कहा जाता है ना, शराब खाने पर, या जिसे मधुशाला भी कहा जाता है, या यहाँ पर शराब खाने में पर शराब पीने से लोग झूठ नहीं बोलते। वही बात यहाँ पर फिर सिद्ध हो रही कि जो दूसरा ईमानदार था वह पहले को कह रहा है कि अबे फालतू की बकबक कर रहा था पब्लिक के सामने। यानी जब समाज के सामने आना होता है तो जैसे कहा जाता है ना, इनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। हाँ, जो इस तरह से नेता होते हैं या ईमानदारी का ढोल समाज में पीटते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, इनकी असलियत यहाँ पर अब उजागर हो रही है पब्लिक के सामने। इस तरह से पब्लिक के सामने बकबक करने से हमारी ईमानदारी किसी दिन खतरे में पड़ जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि हम कितने ईमानदार हैं। फिर दोनों ने देसी दारू की बोतल अपने अपने गिलास में उड़ेली और ईमानदारी से पीने लगे। देखिए शराब पीना वैसे भी बुरी बात है और ऊपर से वे यानी ईमानदारी से, यानी इतनी शराब उन्होंने पी, कल्पना कीजिए कि जिससे कि वह कितने ईमानदार है वह स्पष्ट होता है। ठीक है, इस तरह से ईमानदार पर यानी कौन सच्चा ईमानदार है। देखिए हमारी कहानी का नाम ही कि सावधान हम ईमानदार है, यानी हमको वह चिता रहे, सचेत कर रहे कि हम ईमानदार हैं। वास्तव में जो ईमानदार है उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि वह कितना ईमानदार है। उसे देखते ही, उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि वह कितना सीधा, सरल और सभ्य इंसान है। लेकिन जो बेईमान होते हैं उन्हें ही इस तरह से डंका पिटाने की आवश्यकता होती है। और इसी व्यंग को लेकर यहाँ पर लेखक का नाम आपको याद रखना है। लेखक का नाम है लतीफ़ घोंगी, जिन्हें यहाँ पर सावधान हम ईमानदार है यह कहानी जो है वह स्पष्ट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।